हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है यॉर्कशायर और केंट के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है हेडिंग दी लीड्स में। काफ़ी लेट हो चुका है तो मैं बिल्कुल ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको इस मैच में जानना है वो है बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है कि टॉस राइट टाइम पे नहीं हो, ध्यान से सुनते जाना। टॉस राइट टाइम पे नहीं भी हो सकता है, अगर हो जाता है तब तो कोई मतलब बड़ी बात है नहीं, आप तो जान ही जाओगे कि ये टॉस हो रहा है, कौन कौन खेल रहा है, क्या टॉस रिजल्ट आ रहा है, क्या रहा है, कुछ सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है आज का दिन और कल का दिन। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत खेल हो सकता है, उसमें भी रुकावटें आएंगी। उसमें भी हो सकता है कि आज का दिन पूरा नहीं हो, कल के दिन पे 2-3 घंटे का ही मैच हो। लेकिन डे 3 और डे 4 में इस मोमेंट पे जो वेदर फोरकास्ट है, मुझे 1 ओवर का भी खेल होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे मैचेस जो होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है 4 डे मैचेस का, ऐसे मैचेस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं जीतने के लिए और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं टीम बनाने के लिए। लॉजिक तो आप यूज़ करोगे ही, जो स्टेटिस्टिक्स है, जो हिस्ट्री है, वो तो आप यूज़ करोगे ही। लेकिन इस तरह के मैचेस में क्या करना होता है, अगर आप मतलब लगभग सर्टेन है कि आखिरी 2 दिन पे मैच नहीं होगा, पहले 2 दिन में भी ज़्यादा ओवर्स नहीं होंगे, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि जो भी टीम पहले बैटिंग करने आएगी उनको ही मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोजर जो है मिलेगा। मतलब फर्स्ट इनिंग्स के प्लेयर्स को, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग कर रहे हैं, चाहे बॉलिंग कर रहे हैं, उनको। और आपको पता ही होगा इस तरह के मैचेस में मैच कैंसिल नहीं होते हैं। अगर 1 ओवर का भी मैच हो गया तो मैच का रिजल्ट निकल आएगा, मैच टाई हो जाएगा और आपके भी पैसे आपको मिल जाएंगे अगर आप जीतते हो तो। ठीक है, तो इस तरह के मैचेस के रिजल्ट्स हमेशा आते हैं और इसीलिए ये मैचेस आपके लिए काफ़ी इजी हो सकते हैं टीम बनाने के लिए, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं होता, पहले इनिंग्स के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को रख लेना होता है और हो सकता है कि दूसरे इनिंग के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को रख लो, बस इससे ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, ये है इनिशियल थॉट। तो टॉस अगर आपको पता चलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। अगर नहीं भी पता चलता है तो भी जो चीज़ आप कर सकते हो वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन ये जितना मुझे अभी तक दिख रहा है कि टॉस के टाइम पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, टॉस आपको पूरा क्लियरली दिख जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना टीम में बना सकते हो। इन दोनों टीमों के बीच मैच हो चुका है, डे 1 पे ही इन दोनों टीमों के बीच मैच, या फिर डे 2 में शायद हुआ था, जो ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था। तो उस बारे में, हेड टू हेड के बारे में ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैच छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा कहानी रटने में कोई फ़ायदा है नहीं। जितना आपके लिए काम पे आएगा वो मैं बताता हूँ। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो यॉर्कशायर आपको आगे होती दिखेगी। ऑन पेपर आप बात करेंगे, यॉर्कशायर आपको आगे होती दिखेगी। इस ग्राउंड पे भी यॉर्कशायर के रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। पिछले 2 सीजनों में जो 7 मैचेस वो खेले हैं, जिनमें से 3 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, उनमें से वो 2 जीते हैं और 1 हार उनको सहना पड़ा है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मैचेस यहाँ पर टाई हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके पीछे का रीज़न यही है, पिछले सीजन में बॉब विलिस ट्रॉफी के जो 3 मैचेस हुए हैं उनमें से 2 टाई हुआ था। यहाँ पर मैचेस ऐसे मतलब होते रहते हैं क्योंकि बारिश लगभग यहाँ पे होता रहता है और बारिश की वजह से मैचेस के रिजल्ट उस तरह से नहीं आते हैं। ये सब छोड़ देते हैं। हेड टू मैच की बातें, मैचेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये है आखिरी मैच। ध्यान से नोटिस करना, यह है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे खेल के गई है। वो है काउंटी सीजन था जो आखिरी वाला वहाँ पे। तो क्या हुआ था देखो, केंट ने यहाँ पर बनाया था 482 रन। ठीक है, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से डैरेन स्टीवंस आपको दिख जाएंगे। आखिरी हेड टू हेड में भी काफ़ी कम लोग इनको ले भी रहे थे, लेकिन हमारे लिए कैप्टन फैसलिटी के मटेरियल थे, आपको याद होगा। और उसके सिवाय डुआने ओलिवियर यहाँ से। यॉर्कशायर उतना अच्छा बैटिंग वो कर नहीं पाए थे, लेकिन ब्रूक और कैटमोर के रन आपको दिख जाएंगे। टॉम कोलर, कैटमोर रिसेंटली 1-1.5 साल से बहुत ही खराब फॉर्म से चल रहे हैं। नहीं तो पहले इस ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा। और यहाँ से बॉलिंग में भी आपको स्टीवंस दिख जाएंगे, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरे इनिंग से रॉबसन आपको दिख जाएंगे। बिलिंग्स के रन थे लेकिन बिलिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है। यॉर्कशायर चौथे इनिंग्स पर आकर उनका बैटिंग कोलैप्स हो गया था, जहाँ पर जोनाथन टैटरसन और स्टीवंस यहाँ से भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो आखिरी बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी सेम वेन्यू पे, तो परफॉर्म करके आए थे। आप नोटिस कर सकते हैं, मैं डिक्टेट करके ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरा जो मैच हुआ था ये हुआ था केंट के घर पे, जहाँ पे इस सीजन में भी एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मैच में भी यॉर्कशायर जीती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यॉर्कशायर की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। बिल नेस यहाँ से, उसके बाद केंट की तरफ से ओली रॉबिन्सन जो इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा करते हैं, आखिरी मैच में भी अच्छा कर रहे थे। बेन कोट जो इस मैच में वापस आने वाले हैं डुआने ओलिवियर के साथ। यॉर्कशायर की तरफ से आपको गैरी बैलेंस वगैरह ये कुछ दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं करना चाहता। बेन कोट दोनों ही इनिंग्स में इनके विकेट्स थे, वैसे जब आखिरी बार वो केंट के घर पे खेलने गए थे। और आखिरी जो मैच हुआ था जो दोनों टीमों के बीच में इसी दिन में हुआ था, आप मैचेस एक बार वीडियो बैक करके पॉज करके देख लेना, डिक्टेट करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लिखा ही हुआ है सब कुछ आपके सामने।
इस सीजन में जो एक मैच हुआ था वहां पर भी यॉर्कशायर ने काफ़ी डोमिनेटिंगली हराया हुआ था और वन मैन डाउन हो चुकी थी केंट की टीम, मतलब रेड कार्ड नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन उनके एक प्लेयर इंजर्ड हो गए थे और उसके बदले वो किसी को उतार भी नहीं पाए थे। तो वो एक था उनके वन ऑफ द मेन बॉलर जो चलते थे स्टीवन पॉटमोर, वो अवेलेबल नहीं थे। यॉर्कशायर की तरफ से एडम लाइथ, ब्रूक और यहाँ से नीचे से सारे के सारे जो डोमिनिक बेस, जॉर्डन थॉमसन, डेविड विली सबने कंट्रीब्यूट करा था। बॉलिंग में फिर से डैरेन स्टीवंस और बिल ने सबको दिख जाएंगे, बैटिंग से भी डैरेन स्टीवंस ने कंट्रीब्यूट करा था रॉबिन्सन के साथ। तो रॉबिन्सन और डैरेन स्टीवंस कंसिस्टेंटली आपको इस फिक्चर में दिख रहे होंगे। बॉलिंग पे पैटरसन और ओलिवियर के साथ ये कुछ बॉलर्स थे। यॉर्कशायर ने दूसरे इनिंग्स में भी अच्छी बैटिंग करी थी, जहाँ पर जो रूट जो आखिरी मैच में खेले नहीं थे, लेकिन इस मैच में उनकी वापसी होने वाली है। ब्रूक और लाइट दोनों ही इनिंग्स पे इनके परफॉर्मेंसेस हैं और यहाँ पर मिलनेस के फिर से विकेट्स है। केंट बैटिंग ऑल आउट हो गया था उनका, मतलब 9 विकेट ही गिरे थे, लेकिन क्योंकि लास्ट मैन अवेलेबल नहीं था तो ऑल आउट ही कंसिडर करेंगे आप इनको। वहाँ पर भी आपको दिखेगा स्टीवंस का परफॉर्मेंस, विली, थॉमसन ये कुछ थे। तो ये कुछ परफॉर्मेंस है। विली अभी अवेलेबल नहीं है, आज के मैच में रेस्टेड हुए हैं, तो ज़्यादा बात का फायदा नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि आप जिनको आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं, जैसे यॉर्कशायर की तरफ से ब्रूक, एडम लाइथ और यहाँ से अगर आप देखेंगे डैरेन स्टीवंस, ओली रॉबिन्सन कंसिस्टेंटली आपको दिख रहे होंगे। इसके सिवाय भी एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर आए होंगे, उस तरह से कंसिस्टेंटली नहीं, लेकिन है कुछ ना कुछ। और यॉर्कशायर ऑफकोर्स डोमिनेटिंग रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं आखिरी 2 मैच वो जीते हैं और एकमात्र मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था रिसेंट समय में, वो मैच हालांकि केंट ने जीत हासिल करा था और वो भी एक ही प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके, वो थे डैरेन स्टीवंस जिन्होंने दोहरा शतक भी लगाया हुआ था और यहाँ पे आके 5 विकेट भी निकाले हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनका था। तो यही कुछ चीज़ें हैं, आप चाहे तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में और देखना है तो हेड टू हेड में यही 3 मैचेस हैं जहाँ से कुछ कॉमन परफॉर्मेंस हमने नोटिस करे हैं। अगर हम ग्राउंड के बारे में बातें कर लेते हैं। ग्राउंड यॉर्कशायर का घर है, ठीक है। तो रिसेंट जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इस ग्राउंड में, किस तरह के रन्स बनते हैं, किस तरह के प्लेयर्स के ऊपर हमें प्रायोरिटी देनी है, किस तरह के बॉलर को हेल्प मिलता है, इनिंग्स वाइज क्या होता है। हालांकि मुझे लगता तो नहीं कि यहाँ पर इनिंग्स वाइज एनालिसिस आके बहुत काम आने वाला है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल है वो किस तरह से हम काम पे लगा सकते हैं ना। अच्छा, तो इस सीजन में ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं। वो 2 मैचेस पहले हम देख लेते हैं। यॉर्कशायर यहाँ पर खेली थी 206। जैसे मैंने बताया कैटमोर हमेशा इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं है। कंसिस्टेंट जो प्लेयर होंगे उनका तो मैं नाम आपको दिखा ही दूंगा समराइजेशन के सेक्शन पे, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि टॉम कॉलर कैटमोर, जैसे कि गैरी बैलेंस, डोमिनिक बेस तो काफ़ी अच्छा करते हैं बैटिंग से, लेकिन इनको लेने में प्रॉब्लम एक ही होगी कि आप ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे इनको, नहीं तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टॉम कॉलर कैटमोर बहुत दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर उन्होंने रन बनाया हुआ था, तो यहाँ पर रन्स थोड़ा सा कम बना था। अगर हम दूसरे इनिंग्स की बात करें तो रन्स यहाँ पर भी कम बने थे और पेसर्स का दबदबा यहाँ पर भी था। तीसरे इनिंग्स पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर भी हमें दिखेगा ज़्यादा रन नहीं हुआ था। नीचे वाले बैट्समैनों ने कुछ कंट्रीब्यूट करा होगा, पेसर्स का अपर हैंड था, नॉर्थम्पशायर चेस नहीं कर पाई थी। यहाँ पर भी आपको पेसर्स के सारे विकेट दिख जाएगा। यॉर्कशायर ने यहाँ जीत लिया था और एक भी इनिंग्स पर अगर आप नोटिस करेंगे 250 रन भी नहीं बने, ठीक है। तो रन्स यहाँ पर कम बन रहे हैं, जो कि देखने वाली बात है। उसके बाद दूसरा जो मतलब पहला मैच था ये तो इस सीजन का, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर 330 बने थे। फिर भी बहुत ज़्यादा टोटल आप नहीं कह सकते, 330 ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने विकेट निकाला, जहाँ पेसर्स का ही अपर हैंड है। यॉर्कशायर की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एडम लाइथ, ब्रूक और बेस जो नाम कॉमन है बार बार आ रहे हैं आपके सामने, उनमें से ही परफॉर्मेंस है। पेसर्स का अपर हैंड। दूसरे इनिंग्स पे आकर भी ग्लैमरगन ने ठीक ठाक बैटिंग करी थी आप कह सकते हैं, और पेसर्स का ही यहाँ पर विकेट वगैरह है। लाइथ और ब्रूक ने दूसरे इनिंग्स पे भी अच्छी बैटिंग करी हुई है। ब्रूक रिसेंट समय में काफ़ी अच्छे फॉर्म पर है। इनके अगर आप पुराने मैचेस को भी कंसीडर करने जाएंगे तो हो सकता है इनका एवरेज वगैरह आपको थोड़ा कम दिख जाए, लेकिन रिसेंट समय में ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग भी बीच बीच में कर लेते हैं। तो अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैच ड्रॉ हुआ था, शायद पूरा ओवर खत्म नहीं हुआ था। इस मैच में थोड़ा सा रन लेकिन बना था, ठीक है। डे 3 में आकर भी 223 के आसपास रन बने थे, लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रन अभी तक नहीं बने हैं। 330 ये अब तक बने हैं हाईएस्ट, जो अगर हम इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं उसको कंसिडर करें। उसके बाद अगर हम पुराने मैचेस को देखें, मतलब पिछले सीजन के वॉबलिस्ट को भी कंसिडर करें, तो फिर से वही चीज़ आपको दिखेगा। 124 पेसर्स का अपर हैंड, जहाँ पर कोड, ओलिवियर ये कुछ बॉलर्स थे। 252 वही नाम देखिए, ब्रूक, जॉर्डन थॉमसन, टैटरसेल जो कीपर हैं इनके, जो हमेशा इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, ये देखा गया है। मतलब हैंडी कीपर हैं, कीपर बैट्समैन हैं हमेशा ही, लेकिन पर्टिकुलरली इस ग्राउंड पे उनका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर होता है दैन अदर ग्राउंड्स।
अभी तक हमें रन्स बनते हुए नहा दिखे नहीं है। यहाँ पर 161 पर निपट गई थी टीम। थॉमसन, कोड यहाँ पर भी थे, उसके बाद यॉर्कशायर ने चेस कर लिया। अगला मैच देखेंगे तो फिर से वही चीज़ आपको दिखेगी। यहाँ पर हालांकि बारिश का रुख आया था, जैसे कि हमेशा ही यहाँ पर आता ही है। तो 260, 195 पेसर्स का अपर हैंड, फिर से एडम लाइथ। और उसके बाद अगला मैच अगर हम देखें तो यहाँ पर 400 रन बने थे, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा स्कोर है। मतलब अभी तक हमने इतना बड़ा टोटल बनते हुए देखा नहीं है। और ये हुआ था डेविड मलान खेलते थे जब यॉर्कशायर के होकर, उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, तो वो एक डबल सेंचुरी आया था, तब जाके 400 रन बने। नहीं तो फिर से अगर आप वो दोहरा शतक हटा देंगे तो वही 200 के आसपास वाला टोटल आपको देखने को मिल जाएगा बाकी प्लेयर्स से। और डर्बीशायर के अगेंस्ट मैच था, यहाँ पर 300 बने थे, जहाँ पर पैटरसन, लीच, ये कुछ बॉलर्स थे इन्होंने विकेट वगैरह निकाला था। जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन तो बनते हैं नहीं, ठीक है। 400 रन एक बार ही हमने मतलब वो मार्क टच होते हुए देखा है, वो भी डेविड मलान के दोहरा शतक के ऊपर डिपेंड करके। नहीं तो 200, 250, 300 मैक्सिमम हम यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। विकेट्स बराबर गिर रहे हैं, पेसर्स का ही अपर हैंड है, स्पिनर का कोई नामो निशान है नहीं। तो फिर से एक और मैच हमारे पास, अगर ये मैच पूरा होता तो हमारे पास पेसर ऑलराउंडर जो बैटिंग कर सकते हैं वो हमारे लिए एक जेन्युइन कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन बन जाते। लेकिन वही बात है कि इस मैच में आपको कितना क्या काम पे आएगा, ये चीज़ वो देखने वाली बात होगी। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यॉर्कशायर की तरफ से जो 3 नाम आपने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऊपर देखे हैं, एडम लाइथ, हैरी ब्रूक और टैटरसेल आपको दिख जाएंगे। इनमें टैटरसेल का एवरेज काफ़ी डिसेंट है। आप समझ सकते हैं अगर ये दोनों इनिंग्स मिलाकर 30-30 रन का भी बना देते हैं, 60 रन आपको बना देते हैं, कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे तो 100 के आसपास पॉइंट इनका हो जाता है। एडम लाइथ का काफ़ी डिसेंट है, यहाँ पर 47-48 के आसपास औसत। और उसके बाद ब्रूक, जैसे मैंने बताया, अगर आप इनके पुराने मैचेस कंसिडर करने जाएंगे तो इनका एवरेज थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, लेकिन रिसेंट मैचेस में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा भी डोमिनिक बेस हैं, गैरी बैलेंस हैं और टॉम कॉलर कैडमोट भी हैं जिन्होंने 20 रन बनाए हुए हैं। इनमें से बेटर आपको दिखेगा डोमिनिक बेस का परफॉर्मेंस, लेकिन इनको ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा, खास करके ड्रीम 11 में या फिर उनके जैसे ऐप में जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप उनको कंसिडर कर भी सकते हो सिर्फ बैटिंग के लिए। लेकिन तो यह ग्राउंड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थे, क्या क्या से रन बन रहे हैं, किस तरह के बॉलर को हेल्प मिल रहा है, किस तरह से पिच बिहेव कर रही है डे 4 तक, कौन कौन से बैट्समैन हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम देख रहे हैं अभी तक। अब इस सीजन में बात करी जाए तो एडम लाइथ कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं। मतलब इतना बढ़िया फॉर्म मैंने जितना दिन नोटिस करा है इंग्लिश काउंटी के मैचेस, मैंने इतना बढ़िया फॉर्म नहीं देखा है एडम लाइथ का 4 डे मैचेस में। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये बहुत ही रिनोन नाम है, लेकिन इस तरह की लॉन्गर फॉर्मेट में इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए मैंने नहीं देखा है इनको। और बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आखिरी हेड टू हेड में भी दोनों ही इनिंग्स पे उन्होंने बनाया हुआ था। तो 73 का औसत चल रहा है, 8 में से 3 बार शतक लगा चुके हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद ब्रूक जो कि अच्छा ही कर रहे हैं 40 के औसत के साथ। इसके सिवाय भी एक आध मैच में जो रूट का रन था, एक मैच में कोई और बल्लेबाज हो सकते हैं, जैसे कि गैरी बैलेंस का भी एक मैच रन था। तो इस तरह का है, इनकंसिस्टेंटली कोई नहीं, ठीक है। केंट की तरफ से बात करें तो डैरेन स्टीवेंस जो मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही टीम को खींचे जा रहे हैं। अभी तक केंट एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है, लेकिन डैरेन स्टीवेंस एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहे हैं। उसके बाद जॉर्डन कॉक्स, बॉलिंग पे देखे जाए तो पैटरसन, विली जो अवेलेबल नहीं होंगे, और जॉर्डन थॉमसन जो मतलब लेट आए थे लेकिन आज के अच्छा कर रहे हैं ये भी। और केंट की तरफ से आपको स्टीवेंस बॉलिंग से दिख जाएंगे बिलनेस के साथ, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो हमारे पास आए हैं। इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड से भी हमें दिखने को मिले हैं, हेड टू हेड से भी मिले हैं, और करंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स आपके लिए कैप्टनसी के मटेरियल बन जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैच कितना होगा, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, एक बार ज़रूर वेदर देख लीजिएगा टॉस से पहले क्या हो रहा है। टॉस मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा पहले 3-4 घंटे तक तो मैच मुझे लगता है आराम से हो जाना चाहिए। उसके बाद से जो बारिश के रुकावट शुरू होंगे, कल भी आपको वो चीज़ देखना मिल जाएगा। मतलब 2-3 घंटे का मैच होता है बारिश, और डे 3 डे 4 में तो मुझे अभी के लिए कोई मैच होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करें तो केंट की तरफ से जो मेजर 2 चेंजेस होंगे वो हैं मिलनेस जो पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया खेले थे और अभी तक अच्छा कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते। उनके जगह पर मैट क्विन जो इनको या मेरे ख्याल से माफ करना एसेक्स से साइन किया है। मैट क्विन एसेक्स के होकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखे गए हैं, लेकिन क्या है कि एसेक्स की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग रही है कि इनको उस तरह से मौके नहीं मिलते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, इनको मौका मिलना चाहिए डायरेक्टली। और दूसरे जो प्लेयर बाहर होंगे वो है हेइनो कुन के जगह पर मार्कस और योर्दन आ सकते हैं। जेन्युइन ऑलराउंडर है, पिछले सीजन में काफ़ी हैंडी रोल उन्होंने प्ले करा था। देखना होगा इनको भी बुलाया जा सकता है, या फिर नैथन गिलक्रिस्ट है इनका नाम है, ये ओपनिंग बॉलर हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है ओरियोर्दन को ही मिलेगा क्योंकि ये बैटिंग कुछ आपको बेटर दे सकते हैं और ऑफ स्पिन का रोल भी निभा देंगे।
यहाँ पर जो जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट और हो सकते हैं उनमें से जैक लिनिंग को आप एक बार कंसीडर कर सकते हो बड़ी लीग में, ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में और पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। बाकी डैरेन स्टीवंस तो आपकी टीम में होंगे ही, इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओली रॉबिन्सन भी आपकी टीम में होंगे, हेड टू हेड में इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। इसके सिवाय मुझे कंसिस्टेंटली कोई दिखे तो नहीं है, ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो किसी को, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली मुझे कोई दिखे नहीं है। जैसे कि मैट क्वीन को अगर आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो एक बार के लिए। यहाँ पे डेनली थोड़ी सी बॉलिंग करवा लेंगे, काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं तो आप इनको भी सोच सकते हो, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बातें यहाँ पर नहीं करूँगा। यॉर्कशायर की तरफ से बातें करें तो एडम लाइथ आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें इनके लेने से रोक सके। इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के मटेरियल बन सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो। उसके बाद जो रूट वापस आए हैं तो ऑटोमेटिक पिक बन जाते हैं और इनके लिए कोई रिकॉर्ड वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। ये किस तरह के प्लेयर हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी मैच में भी आपने देखा पहले इनिंग्स से फेल हुए थे, लेकिन दूसरे इनिंग्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कमबैक किया था। उसके बाद हैरी ब्रूक, ये आपके लिए तीसरे बैट्समैन के तौर पे टीम में आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि इनको दे दिया गया है ऑलराउंडर सेक्शन में, बॉलिंग ज़्यादा करवाते नहीं है ये, मतलब थोड़ा ही कराएंगे, अगर उनमें से विकेट मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन जो जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिनको शायद कुछ लोग लें कुछ लोग नहीं लें, टेडरसेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्रॉब्लम एक ही है, अगर यॉर्कशायर बैटिंग कर लेती है तो इनको आप कंसीडर कर सकते हो, अगर यॉर्कशायर को बैटिंग फर्स्ट नहीं मिलता है तो आप टेडरसेल को इग्नोर कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि उनको बैटिंग नहीं मिलेगी, बल्कि इसलिए कि हो सकता है कि यॉर्कशायर की बैटिंग आए ही ना, ठीक है, तो सिर्फ कीपिंग के पॉइंट्स ही आपको देखे जाएंगे तो ज़्यादा कोई फ़ायदा शायद नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आएंगे आप तो पैटरसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके लिए, और स्पेशली क्योंकि डुआले माफ करना डेविड विली नहीं है तो पैटरसन का रोल और बढ़ जाएगा। और बेन कोड ये वापस आएंगे डेविड विली की जगह पर, जो आपके लिए इमीडिएटली टीम में आ जाना चाहिए। मैंने जो आखिरी मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में वहाँ पर ही बताया हुआ था कि बेन कोड और मैट फिशर ये दोनों इस टीम के मेन बॉलर होते हैं जो मेजोरिटी ऑफ द ओवर्स वगैरह करवाते हैं, तो उन दोनों के जगह पर ही आए थे पैटरसन और मैं कहना पैटरसन नहीं थॉमसन और विली। तो अभी विली तो ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब रेस्ट हो चुके हैं, तो बेन कोड आ गए हैं, तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि बेन कोड आपको बॉलर में मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। आप यहाँ पे गैरी बैलेंस, टीके कैटमोर और बेस, इन तीनों में से किसी को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बैटिंग के लिए डोमिनिक बेस को बॉलिंग से ज़्यादा कुछ मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और अगर आप मेरी मानोगे तो डोमिनिक बेस का ही परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है। टीके कैटमोर काफ़ी दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, गैरी बैलेंस इंजरी से वापस आए हैं, हालांकि सेकंड लास्ट मैच में रन उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहो कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो डोमिनिक बेस बैटिंग से इन तीनों से बेटर उनका परफॉर्मेंस रहा है। प्रॉब्लम एक ही होगा कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है। कैप्टन मैस्करन चॉइस की बात करें तो केंट की तरफ से स्टीवंस और डेनली आपको दिख जाएंगे सेफेस्ट पिक में। उसके बाद डीवीडी मतलब डैनियल बेल ड्रमंड और ओली रॉबिन्सन। रिस्क लेना है तो लिनिंग को आप कंसीडर कर सकते हो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में और अपने पुराने ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। और उसके बाद जॉर्डन कॉक्स यॉर्कशायर की तरफ से रूट और लाइट यूनिवर्सल कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं और इनके बीच में ही लोग स्मॉल लीग में जनरली ज़्यादा घूमेंगे। उसके बाद ब्रूक और पैटरसन। रिस्क लेना है तो कैटमोर और बैलेंस में से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बार बार कह रहा हूँ टॉस एक बार ज़रूर देख लेना, किस तरह का टॉस रिजल्ट आ रहा है, उसी हिसाब से आप अपना टीम जो है बना सकते हो। और मुझे लगता है यहाँ पर टॉस का बहुत बड़ा इफेक्ट जो है आपकी टीम में पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा यहाँ पर चलो ठीक है जाने दो, चलो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये टीम मैंने किस हिसाब से बनाया है। अगर यॉर्कशायर पहले बैटिंग करती है तो ये जो टीम का स्ट्रक्चर है इस हिसाब से आप एक टीम बना सकते हो। मैंने क्या किया है मैं समझाता हूँ आपको। मेरे पास 1 2 3 4 बैट्समैन है, ठीक है। यहाँ पर स्टीवन पैटरसन और जॉर्डन थॉमसन को मैंने रख लिया था सेफ रहने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक इनिंग्स के प्लेयर्स रखना चाहते हो आप क्या करोगे, आपको इन दोनों को हटाना है। समझ लीजिए आप बेन कोट को ही हटा दे रहे हो क्योंकि जॉर्डन थॉमसन को फिर भी बैटिंग मिल सकती है, तो उनके जगह पर आप यहाँ पे किसी दूसरे बॉलर को ले लो, जैसे कि आपके पास होंगे क्लासन, ठीक है, ये खेलेंगे तो आप इनको ले लो। और यहाँ पर एक और बैट्समैन ऐड कर लो जैसे कि कोलर कैटमोर, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे बैट्समैन हो गए, 3 मेजर बॉलर्स हो गए। और अगर आपको चाहना है तो आप पैटरसन की जगह पर टेडरसेल को ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे बैट्समैन मेरे पास आ गए हैं, हमारे पास मेजर बॉलर्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग्स लगभग हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इनमें से कैप्टन भास्कर बना सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी या फिर जो भी पहले इनिंग्स के परफॉर्मर्स होंगे वो सारे हमारे पास अवेलेबल होंगे और चांसेस यही है कि उनको ही मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोजर जो है मिले, ठीक है। ये अभी के लिए जो मैंने वेदर देख के रखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर वेदर सही हो जाता है, अगर आपको दिख रहा है कि वेदर सही हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैच ज़्यादा हो सकता है, तो आप
टीम नॉर्मल भी बना सकते हो जिस तरह से हम नॉर्मल बनाते हैं। लेकिन अगर वेदर ऐसा रहता है, अगर आपको दिख रहा है कि डे 1 पे 3-4 घंटे, डे 2 पे 2 घंटे, डे 3 डे 4 में कोई मैच होने के चांसेस नहीं है, तो इस तरह का टीम अप बना सकते हो। भाई सी वर्षा कर सकते हो, अगर केंट पहले बैटिंग कर रही है तो केंट की तरफ से बैट्समैन रख लेना, ठीक है। जैसे कि ओली रॉबिन्सन यहाँ पर आपका ना, ओली रॉबिन्सन तो है ही, क्रॉली हो गए, डेनली हो गए, डैनियल वेल रमंड हो गए, ये जो बैट्समैन होंगे आपकी टीम में, इनको आप रख सकते हो। तब जाके आप इनके जो बैट्समैन हैं, जैसे कि ये जो बैट्समैन वगैरह हैं, इनको आप इग्नोर कर देना। सिर्फ मतलब टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन को फिर भी रख के बाकी को इग्नोर कर लेना। क्यों इग्नोर कर लेना? क्योंकि हो सकता है इनके पास बैटिंग आए ही ना, हो सकता है ये सेफ है, ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर बैटिंग ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इस मैच में सबसे बड़ा ट्रिक और सबसे बड़ा दिमाग जो लगाना है आपको, वो यहीं पे है कि वेदर कैसा है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन सेफेस्ट आपको पता ही है, रूट और लाइट में से होंगे। अगर केंट पहले बैटिंग करती है तो चांसेस हैं कि उनके विकेट्स जल्दी गिरें, क्योंकि उनके बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म पर नहीं नजर आ रहे हैं। तो उस समय आप यॉर्कशायर की तरफ से जो बॉलर्स होंगे, जैसे कि जॉर्डन थॉमसन, जैसे कि बेन कोड, जैसे कि यहाँ पर जो हैं पैटरसन, इनमें से भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इनको जो विकेट्स मिलने के पॉइंट मिले वो केंट के बैट्समैन को करेक्ट करके नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। जो रिकॉर्ड्स है वगैरह है वो तो है, लेकिन उनका काम उनको कब काम पे लगाना है ये भी समझना ज़रूरी होगा। तो मैच सिचुएशन को देखना, टॉस क्या हो रहा है देखना, वेदर क्या हो रहा है एक बार देख लेना, उसके बाद ईजी हो सकता है आपके लिए इस मैच का टीम बनाना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।